नमस्कार। आज की फैमिली ओरोबेंकेसी है जिसका कॉमन नेम ब्रूम रेप फैमिली है। और इस फैमिली का स्टेटस अपने आप में काफ़ी सवालिया निशान है, क्योंकि इसको बहुत से लोग फैमिली स्क्रोफुलेसी के अंतर्गत मानते हैं, क्योंकि जो इसके करेक्टरिस्टिक प्लांट्स के हैं वो उससे बहुत मैच करते हुए हैं। लेकिन जो इसका टाइप प्लांट है, जो टाइप जीनस है ओरोबेंके, वो एक रूट पैरासाइट की तरह होता है। इस वजह से कई लोगों ने उसमें अलग फैमिली को कंसिडर किया हुआ है। तो चूंकि हम लोग स्क्लोरोफ्लोरेसी फैमिली पढ़ चुके हैं, तो बहुत से करेक्टर तो वैसे ही हैं यहाँ पर, लेकिन जो इसमें ओरोबेंकेसी फैमिली और ख़ासकर ओरोबेंकी के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फैमिली ओरोबेंकेसी, जो अब आपको उन किताबों में नहीं मिलेगी। जो नई किताबें हैं पुरानी किताबों में मिल जाएगी। नई किताबें अगर कोई भी आप देखते हैं तो उसमें ओरोबेंकेसी ये मर्ज हो गई है स्क्लोरोफ्लोरेसी के साथ। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में 220 जनरा इसमें बताए गए थे और 3000 स्पीशीज़ थी। और कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। टेम्परेट रीजन में यूरेशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में, न्यूजीलैंड में, और ट्रॉपिकल एशिया में भी मिल जाता है। लेकिन जो प्लांट इसके नहीं मिलते तो वो नहीं मिलते अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका के अलावा ये लगभग सभी जगह मिलता है। कुछ और सब आर्कटिक रीजन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पे एकदम जिसको हम कह सकते हैं कोल्ड डेजर्ट, वहाँ नहीं मिलते। और उसके अलावा ये दुनिया भर में सभी जगह मिल जाते हैं। मेजर जनरा हम देखते हैं तो इसमें कई एक जनरा हम मान सकते हैं मेजर जनरा। और सभी में जो है जितने भी नाम लिखे हैं, इसमें 100 से ऊपर की स्पीशीज़ हैं। तो एजेंटिया है, बॉस्निया का है, बुचनेरिया है। तो ये सभी इसमें, क्योंकि ये फैमिली मर्ज हो गई तो इनके स्टेटस भी बदल चुके हैं। तो इस वजह से सिर्फ एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। तो प्लांट में जैसे आप ये अगर फिगर को ध्यान से देखें, जो पिक लगी हुई है, तो जो स्क्लोफोरेसी है साइडा की तरह ही लगती है। स्क्लोफोरेसी का एक साइडा जीनस है, उसकी तरह ही इसके सारे करेक्टरिस्टिक में लगते हैं, चाहे पत्तियाँ हो या इसका इन्फ्लोरेसेंस हो, वो भी उसी तरह से। तो ये ऑर्डर लैमियल्स के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने तुलसी भी पढ़ी थी और उसमें भी हमने इसी तरह का कुछ ओरिएंटेशन देखा था अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स में। तो मोस्टली वही है, तो इसलिए ऑर्डर इसको लेमियल्स अब दे दिया गया है। जो APG4 के अभी जो संतुति हुई है उसके मुताबिक ये लेमियल्स के अंतर्गत आएगा और इसको मर्ज कर दिया गया इसको प्रोग्रेसी के साथ। इस वजह से इसमें कई जो नाम आप देख रहे हैं वो नाम बहुत से सिनोनिम हो चुके होंगे। तो इसके लिए द प्लांट लिस्ट करके एक वेबसाइट है, इसमें आप जाइए और जाने के बाद इन नामों को वहाँ पे टाइप कीजिए उसके बॉक्स में, तो उसका जो भी करंट स्टेटस है वो आपको पता चल जाएगा, किस फैमिली में है ये भी पता चल जाएगा। तो कभी जब हमें टाइम मिले तो उसमें द प्लांट लिस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, उसको आप देख लिया करिए। कुछ जो इसमें इस फैमिली को बिलोंग करते हुए थे और जिनका स्टेटस अभी भी बरकरार है एक तरह से, और इसको वैलिड नेम दे दिया गया है। तो इसमें कैस्टिलेजा है, ये आप फिगर यहाँ पर देख सकते हैं, और ऑर्थोकॉर्पस है, ये फिगर आप यहाँ देख सकते हैं, और बेंकी है। तो ये प्लांट ऐसे हैं कि अभी इनका जो नाम था, जो भी जनरा के नाम ये दिए गए थे, ये अभी तक बरकरार हैं। हालांकि जो फैमिली है वो बदल गई है, लेकिन इनके नामों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हैबिट में ये एनुअल प्लांट होते हैं, पेरेनियल हर्ब्स भी हो सकते हैं, कब कुछ कुछ श्रबी फॉर्म में मिलते हैं, और कभी कभी बहुत रेयर ऐसा होता है कि ट्री फॉर्म में मिल जाए। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि रूट के ऊपर ये पैरासाइट की तरह, और बेंके की बात करें तो वो ग्रो करता है, और इसलिए इसको जो कहा जाता है कि रूट पैरासाइट की तरह भी ये काम करता है। तो जो भी होस्ट प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट है, ये इसकी रूट्स के पास में चले जाते हैं इनके सीड्स, और वहीं से ये पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण प्राप्त करने के बाद नए प्लांट में डेवलप होते हैं। तो ये कई बार सवाल आता रहता है अलग अलग कंपटीशन में कि पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा प्लांट है, तो उसमें आप देखेंगे कि ओरोबेंके का नाम ज़रूर मिलेगा। तो अगर वहाँ पर ये पूछा जाए कि ओरोबेंकी किस फैमिली को बिलोंग करता है, और वहाँ पर स्क्रोफोरेसी फैमिली दी हो और ओरोबेंकेसी फैमिली ना दी हो, तो आप उसको स्क्रोफोरेसी में ही टिक करें। और अगर ओरोबेंकेसी दे रखी है तो वहाँ पर ओरोबेंकेसी को ही टिक करें, उसमें दोनों एक साथ नहीं दी जाएंगी किसी भी सवाल में। स्टेम हम देखते हैं तो ये पाएंगे कि राउंड स्टेम होते हैं, और ग्रीन, जैसे कि अर्बेशियस में ग्रीन होते हैं, तो यहाँ पर ग्रीन नहीं होते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं येलोइश थोड़ा सा ये कलर लिए हुए होते हैं, तो नॉन ग्रीन टाइप के स्टेम हमें इसमें मिल जाते हैं।
लीव्स छोटी होती हैं, अल्टरनेट उनका पेलोटेक्सी होती है, स्पायरली अरेंज होती है, मेम्ब्रेनस कुछ प्लांट्स में मिल जाती हैं और कुछ में ससाइल होती हैं। नॉन शीथिंग होती हैं, इसमें कोई शीथिंग बेस वगैरह नहीं बनता और सिंपल टाइप की होती हैं, लेमाइना इंटायर होता है। कुछ जनरा में लेंसुलेट शेप मिल जाता है, जबकि कुछ में ऑब्लॉन्ग या ओवेट टाइप का मिलता है। लीव्स एक्सस्टिपुलेट होते हैं तो एडवांस करेक्टर ये हो जाता है, और लेमाइना के मार्जिन इंटायर होते हैं। तो यहाँ पर आप ये इन पत्तियों को देख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलता है, कुछ में आप जो इंटायर तो होते ही हैं, लेकिन रेयर कंडीशन में ये आप देख सकते हैं हल्के हल्के डेंटिशन टाइप के भी बन जाते हैं। तो बहुत बड़ी पत्तियाँ प्लांट्स में नहीं पाई जाती हैं। इन्फ्लोरेसेंस की हम जब जिक्र करते हैं तो हम पाते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, एक रेसीम बनाते हैं, जैसे कि लेमियल्स का एक करेक्टर है। तो ये स्पाइक में रेसीम होता है, स्पाइकी नेचर इसका दिख जाता है इस तरह से, लंबे लंबे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं को रेसीम स्पाइक बोलते हैं। तुलसी में भी इसी तरह से मिलता है, यहाँ भी मिलता है, स्क्लोफोरेसी के भी जो मेंबर हैं उनमें भी ये मिल जाता है। और जो अगर कहा जाए कि ये होते क्या हैं, तो ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं रेसीम्स की, वही एक साथ इकट्ठा होकर एक स्पाइक बना लेती हैं। और ओकेजनली ये साइम भी मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्लांट तो ऐसे नोन नहीं है जिसमें साइम मिले, लेकिन कहीं कहीं साइम इसमें मिल जाता है। और साइम भी जो होता है वो भी एक तरह का रेसीम ही बनाता है। तो ब्रांचिंग तो दो हो जाती हैं, लेकिन बाकी जो दो ब्रांचेस में जो ओरिएंटेशन होता है फ्लावर्स के बनने का, वो एक रेसीम के टाइप में ही बनता है। फ्लावर्स को हम देखें तो फ्लावर्स ब्रेक्टिएट होंगे, स्मॉल से मीडियम साइज़ हो सकते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग जो जनरा है उनमें। और बहुत रेगुलरिटी इसमें पाई जाती है, ज़्यादा रेगुलर नहीं होते। और इसमें जो रेगुलरिटी है उसमें कुछ में तो ये पेरियंथ फॉर्म में आते हैं, जहाँ पर टपल मिलेंगे, सेपल और पेटल्स मिलते ही नहीं है। और कहीं कहीं जो है वो एंडोशियम भी इनमें फ्यूज सा दिखता है। जहाँ कहीं भी बाकायदा बने होते हैं वहाँ पर साइक्लिक और टेट्रा साइक्लिक नेचर के होते हैं। हाइपेंथियम इसमें एब्सेंट होता है। हाइपोगाइनस डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि फ्लैशी होती है। सेक्सुअलिटी बाईसेक्सुअल होते हैं और सिमेट्री इसकी जाइगोमॉर्फिक होती है। वो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हुड टाइप के बन रहे हैं, और जब भी इस तरह के जो पेटल्स का ओरिएंटेशन होता है तो फ्लावर वो जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। कैलेक्सो करोला हम देख लें, यहाँ पर एक ही फिगर में देख सकते हैं, इसलिए एक साथ इसमें दे दिया। तो कैलेक्स जो सपल्स हैं वो 5 होते हैं नंबर में, यूनाइटेड होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरे के पूरे सब आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरह का एक यूनाइटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, नंबर में 5 होते हैं। वहीं कोरोला जो कि पेटल्स हैं वो 5 होंगे और फ्यूज़ हो जाते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें दो लिप खुलते हैं। तो ये एक तरफ ये चला जाता है, एक तरफ ये चला जाता है, और ये अंदर की तरफ ये पूरा ट्यूब बना लेते हैं। तो बाइलेबिएट कंडीशन इसमें कहते हैं, जैसे तुलसी में पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम देखें तो पहले एंड्रोशियम की बात करेंगे, 4 होते हैं और डाइडेनमस कंडीशन में होते हैं, 2 पेयर में बने होते हैं लेंथ के मुताबिक। तो कभी कभी जो है रेयर कंडीशन में 5 भी मिल जाते हैं। एंडोशियल मेंबर जो होते हैं वो एडनेट होते हैं, एपीपेटलस कंडीशन होती है, पेटल से जुड़े हुए होते हैं। और अनइक्वल होंगे तभी डाइडेनमस कंडीशन हम बता ही रहे हैं। फ्री ऑफ वन अनदर तो एक साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। और पॉली एडल्फस कंडीशन पाई जाती है, सिंगल वर्ल में पाए जाएंगे। एंडोशियम तो उसमें कुछ जो है वो फर्टाइल स्टेमेंस होते हैं, और कुछ इसमें स्टेमिनोड भी बना लेते हैं। स्टेमिनोड्स व्हेन प्रेजेंट, तो ये स्टेमिनोड जब बनेंगे तो 4 में से कोई एक बनेगा। और इन द सेम सीरीज एज द फर्टाइल स्टेमिन, और सीरीज वही रहेगी तो उसमें कोई जगह नहीं बदलती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो पोस्टीरियर मीडियन मेंबर होता है वही स्टेमिनोड अक्सर बनाता है। फर्टाइल स्टेमिन की अगर हम बात करते हैं तो वो पोस्टीरियर लेटरल पेयर में भी हो सकता है, एक तो उसमें से होगा ही फर्टाइल, और बाकी जो एंटीरो लेटरल पेयर होता है वो होता है। तो 4 नंबर हो गए, और इनका जो इंसर्शन होता है वो बिल्कुल बेस पर होता है, कोरोला ट्यूब के बेस पर होता है। तो इस तरह की हम कई फैमिलीज़ में इसको पढ़ चुके हैं कि बेस से किस तरह से जो स्टेमन से वो जुड़े होते हैं, या फिर कभी कभी जो है वो बीचों बीच में भी जुड़ सकता है कि जो कोरोला की जो पेटल की लेंथ है उसके बीचों बीच की पार्ट के जुड़ के आगे आ जाए। तो कभी कभी बेस से होगा, कभी कभी उसके बीच से भी जुड़ा हुआ हो सकता है।
गाइनोशियम हम देखते हैं तो इसमें हम पाएंगे कि दो यूनाइटेड कार्पल्स इसमें होंगी। सुपीरियर ओवरी होती है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, सिंगल स्टाइल होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, और बहुत से ओव्यूल्स होते हैं क्योंकि फ्रूट इसमें कैप्सूल बनता है। पिस्टिल भी जो है वो सिंगल सेल्ड होती है, सिनकार्पस कंडीशन है। ओवरी सिंगल लोकुलर होती है, स्टिग्मा 2 से 4 लोब्ड होते हैं। ये यहाँ पर आप स्टिग्मा देख रहे हैं, ये स्टाइल देख रहे हैं। और ड्राई टाइप पेपिलेट भी पाई जाती हैं इसमें, छोटे छोटे आप ये रोए भी देख रहे हैं, ये पेपिली इसमें मिल जाती हैं। एरिल इसमें नहीं मिलता, जो कुछ फैमिली में हमने पढ़ चुके हैं कि एरिल मिलता है, यहाँ पर एरिल नहीं मिलता। ओवियो लेनाट्रोपस होते हैं, यूनिटेगमिक होते हैं, और ट्यूनी न्यूक्लिएट न्यूसिलिएट कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं जिसमें आपको बड़ा अच्छा व्यू मिल रहा है स्टाइल और स्टिग्मा का। तो ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है ये पेरियंट टाइप का दिखेगा। इसमें सभी एक ही कलर के दिख जा रहे हैं और सभी एक साथ फ्यूज़ होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्रूट एंड सीड्स की जब हम करेक्टर देखते हैं तो फ्रूट नॉन फ्लैशी होते हैं, डाइसेंट होते हैं, कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, कैप्सूल लॉक्यूलिसाइडल या फिर वेल्वुलर होता है। फ्रूट 12 से 100 सीड तक मिल सकते हैं, तो इसका 12 से लेके बहुत से हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्म ऑयली होता है, सीड्स माइन्यूट होते हैं, सीड में स्टार्च भी पाया जाता है, एम्ब्रियो रूडिमेंट्री होता है जब वो सीड रिलीज़ होते हैं, और वीकली डिफ्रेंशिएटेड होता है। और इसी वजह से जो है ये सारे करेक्टर ऐसे हैं कि इसको एक दूसरे का सहारा चाहिए होता है, तो ये सीड जाके जो जर्मिनेट करेंगे दूसरे प्लांट की जड़ों पे जाके जर्मिनेट करते हैं, इसलिए इसको रूट पैरासाइट भी कहा जाता है। बाद में फिर उस सीड से जो प्लांट बनता है तो वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सक्षम हो जाता है, लेकिन सीड में अपने आप से जो है वो पूरी ताकत नहीं होती जब तक उसको किसी दूसरे प्लांट का सहारा ना मिले। पॉलिनेशन एंटोमोफिलस होता है, तो कीड़ों की मदद से ही होता है, ये भी एक प्रिमिटिव करेक्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह कीड़े इसके पॉलिनेशन में सहायक हैं। और सीड्स छोटे होते हैं तो सीड्स का डिस्पर्सल कीड़े मकोड़े भी कर देते हैं, और कभी कभी ये हवा से भी उड़ के इधर उधर पहुँच जाते हैं। फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम हम देखें तो ये कंडीशन हो गई जाइगोमॉर्फिक है, और ये हो गया हर्माफ्रोडाइट। ब्रैक्ट इसमें होता नहीं है, जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सामने ब्रैक्ट नहीं है तो बी आर लिखने की ज़रूरत नहीं है, के 4 हैं जुड़े हुए हैं। सी जो है वो बाई लोब्ड होते हैं, तो इसमें पेयर होगा, 2 और 3 के ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ तक तो आप देखेंगे कि ये 2 हो गए और ये नीचे 3 हो गए, तो 3 नीचे, 3 जो है एंटीरियर साइड पे, 2 पोस्टीरियर साइड पे, और यहाँ पर ये 4 जुड़े हुए आपको कैलेक्स नज़र आ रहे हैं जिनकी हमने अभी बात की। एंडोशियम भी 2+2 के हिसाब से होते हैं, डायडेनमस कंडीशन है, तो इसमें भी वो अपनी लेंथ के जो मुताबिक जो है वो 2-2 में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये 4 आपको दिख ही रहे हैं। गाइनोशियम भी टेट्रा कार्पलरी हो सकता है, लेकिन वो जो कार्पल्स अगर इस कंडीशन में होते हैं तो फिर जो प्लेसेंटेशन होगा वो पैराइटल इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओवरी हो गई, ये स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, और ये आप देख रहे हैं कि जो रिसेप्टिकल है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। दो यहाँ पर अलग वाले छोटे वाले जो एंडोशियम है वो हो गए, 2 बड़े वाले एंडोशियम हो गए, तो डायडेनमस कंडीशन हो गई। तो इस तरह से ये पूरा फ्लोरल स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं विद फ्लोरल फार्मूला। अब फाइलोजेनी की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं है क्योंकि इसका स्टेटस ऑलरेडी चेंज हो चुका है। APG4 के मुताबिक इसको फैमिली स्क्रोफोरेसी में रख दिया गया है। तो शुरू जब वो इसमें हुआ था तो डाइकोटिलीडेंस में तो डाले गए थे, वो सही डाले गए थे, और फिर ट्यूनी न्यूक्लियाई कंडीशन बता दी गई थी। डेलग्रीन ने इसको सुपर ऑर्डर लैमेली फ्लोरी में डाला था, जो कि बाद में जो ऑर्डर है उसका वो स्क्लोरोफ्लोरेस हो गया था। कॉन्क्रिस्ट ने सब क्लास एस्टेरिडी में डाला था लेकिन ऑर्डर वही रखा था। APG3 ने इसको कोर एंजियोस्पर्म में डाला था और यू डाइकॉट में कंसिडर किया था, और सुपर ऑर्डर एस्टेरिनी में डाला था, और फिर जो आगे की कैटेगरी जो क्लैड लिया था वो लैमिड लिया हुआ था। बहरहाल आखिर में जो अब अगर हम आज के तारीख में इसको देखें तो ये फैमिली मर्ज हो गई स्क्लोरोफ्लोरेसी में। तो इस वजह से जब स्क्लोरोफ्लोरेसी तो आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें कभी कभी आ सकता है कि क्यों मर्ज हुई और क्यों नहीं, उसमें लोग इसको अलग मानते हैं। तो दोनों ही जवाब इस पर्टिकुलर जो पोर्शन है इसको पढ़ के वहाँ दे सकते हैं कि कौन से ऐसे करेक्टर थे जो
मिलते हुए थे, तो उसमें आप जितना भी फ्लोरल कैरेक्टर देखेंगे वो आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहीं जगह अगर आप देखेंगे कि जो इसमें हम बात करते हैं कि जो पार्शियल पैरासिटिक नेचर है वो बिल्कुल अलग है, लैमियल्स में नहीं होता, यहाँ पर होता है। तो उस हिसाब से पुराने वक्त में इसको अलग फैमिली कंसिडर किया गया था, लेकिन बाद में अ, इसको बदल के डाल दिया गया और इसको फ्लोरेसी में डाल दिया गया, हालांकि इससे पहले इसको लैमियल्स में डाला गया था। तो इस तरह से इसमें जो चेंजेस हैं वो वक्त वक्त पे होते रहे। तो यही हमें याद रखना है कि ये एक अब एक फैमिली का पार्ट है। जो फैमिली स्क्रोफोरेसी है उसी के अंतर्गत इसके प्लांट्स आते हैं, ओरोबेंकेसी, और इसमें ओरोबेंके जो है वो एक पार्शियल रूट्स पैरासाइट होता है, ये भी याद रखना है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसमें मिल जाती है। कुछ ऐसे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं जो भी हमारी जो कल्टीवेटेड क्रॉप है उनको, क्योंकि आपने ये देखा ही कि ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। तो ये अगर पैरासिटिक नेचर के हैं तो ये शुगर केन पे, मेज पे, मिलेट्स पे, sorghum पे, तो उसमें चाहे औरबंकी की बात करें चाहे स्ट्राइगा की बात करें, दोनों ही इस तरह के पैरासिटिक नेचर के होते हैं। तो इन एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर ये अपना भोजन वगैरह प्राप्त करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसी तरह से काउपी, सनफ्लावर, हेम्प, टोमेटोज़ और लेग्यूम्स, इनमें भी इसी तरह का अफेक्ट करते हैं। तो ये एक वीट की तरह मान सकते हैं उसके इसमें, क्योंकि ये जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं उनके साथ में उनका जो न्यूट्रिशन है वो बांट लेते हैं। और जो इनका नेचर है वो सभी जगह पाए जाते हैं, अंटार्कटिका वगैरह को छोड़कर। तो सभी जगह दुनिया में यही प्रॉब्लम रहेगी इनके आगे कि ये जो है वो काफ़ी नुकसान करते हैं, और कहीं कहीं तो 20 से लेकर 100% तक इनका नुकसान नोट किया गया कि इनका इन्फेस्टेशन हो गया, और ये जो नुकसान क्रॉप को हुआ है वो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 100% भी पूरा का पूरा ये फसल को ख़राब कर देते हैं। सम जनरा जैसे कि सिस्टैंके और कोनोफोलिस हैं, ये थ्रेटन्ड हो चुके हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से। इनका जो कहानी है वो दुनिया से सिमटने वाली है, क्योंकि लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किया है और हार्वेस्टिंग करी है, जिस वजह से जो इनके प्लांट के होस्ट थे वही ख़त्म हो गए, और होस्ट ख़त्म होने की वजह से ये प्लांट भी वहाँ से वैनिश हो गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक दुविधा की बात है कि बहुत से प्लांट इस तरह से, क्योंकि हैबिटेट लॉस है वो बड़ा ज़बरदस्त टाइप का नुकसान करता है प्लांट की डाइवर्सिटी के लिए। एनिमल डाइवर्सिटी भी उससे प्रभावित होती है, लेकिन एनिमल क्योंकि मूव कर सकते हैं लेकिन प्लांट मूव नहीं कर पाते, जिस वजह से प्लांट के ऊपर ज़्यादा नुकसान देखा जाता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, जो कि इंसानों के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा यही है कि इसमें जो भी है कि आप इसके जितने भी प्लांट हैं, क्योंकि बहुत रेयर प्लांट हैं, तो इनमें जो कलेक्शन और ट्रैवल और रिसर्च इन सब के लिए अब जो परमिशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट कर दी गई है, और लोगों को अलाउ नहीं किया जाता उन एरियाज़ में जहाँ पर ये प्लांट्स मिलते हैं, क्योंकि पता चला कि वहाँ पर भी ज़रूरत से ज़्यादा इनको एक्सप्लॉइट कर लिया गया, और वहाँ पर भी ये जो प्लांट मिल रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएँ तो जीन पूल से ये गायब भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताने की थी इम्पोर्टेंट। तो जब भी ये कभी आएगा तो एक छोटा ही सवाल आपके लिए आएगा, या तो कंपैरेटिव आ सकता है या फिर जो इसका स्टेटस है उसके बारे में आ सकता है, तो उस हिसाब से इसको आप तैयार रखिएगा। ये कुछ रेफरेंसेस हो गए जिनकी मदद मैंने भी ली है और आप भी ले सकते हैं अपने जो नोट्स हैं उनको और बेहतर करने के लिए। इसी के साथ धन्यवाद। अब कुछ सवाल आपके हों तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए।